प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीएससी हिंदी उपन्यास नया रास्ता का भाग 17 है। अभी तक मैंने आप लोगों को भाग 16 और 15 यानी 15 और 16 ये दोनों भाग अभी बताए थे पिछले वीडियो में, और मैं आपको आज भाग 17 के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि एकांकी संचय में सभी एकांकियाँ जिनकी व्याख्या मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कर दी है, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा और उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जो है कि एकांकी संचय की सारी एकांकियों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद व्याकरण का सवाल है, तो व्याकरण में आप लोगों को व्याकरण में भी हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और अब आपका बचता है नया रास्ता। तो नया रास्ता जो है आपका भाग 26 है इसमें, और आज हम भाग 17 की बात करने जा रहे हैं। तो जल्दी ही आपके भाग 26 जितने भी भाग हैं आपके यानी 1 to 26 ये हम लोगों के हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको जितने भी भाग हैं उनका हम आपसे अभ्यास करवाएंगे। जैसे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम आप लोगों को वीडियो में देंगे और जिनके आप उत्तर हमको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो, और इसका जो कंटेंट है इसको हम आपको बताते हैं। तो भाग 17 की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। सब में यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थीं। माताजी या पिताजी के पत्र को पढ़कर उसका हृदय व्याकुल हो जाता था। व्याकुल का मतलब बेचैन होता है। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भाग 16 में आप लोगों ने जान लिया था कि जो है कि उसकी आशा जो छोटी बहन है शादी हो चुकी होती है और मीनू अपने हॉस्टल चली जाती है। वहाँ पर वो आराम से रहती है, अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। और इसी दौरान ये जो क्या है भाग 17 है इसमें ये बता दिया गया है कि परिवार में जब बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाती है तो माता पिता को भी बहुत अच्छा नहीं लगता है हालांकि, तो वो बेचारे अकेले रह जाते हैं, अकेले हो ही जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कुछ। मीनू मेरठ में रह रही है और आशा की शादी हो गई है। तो ऐसी स्थितियों में जो पत्र लिखे जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत पुराने समय की कहानी है, बहुत ज़्यादा पुराना समय नहीं है, लेकिन हाँ ये उस समय की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ था। ये सेल फोन वगैरह भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, और हो सकता वायरलेस होते हों या तो उनसे बात हो जाती हो। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो ये है कि पत्र भेजे जा रहे हैं, तो केवल पत्र के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। तो आपने यही जान लिया कि जो भी पत्र थे उससे आभास होता था, यानी ऐसा लगता था, महसूस होता था कि क्या है कि जो माँ है वो दोनों बेटियों के बिना बहुत ही अकेली रह गई हैं और सब परेशान रहते हैं। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। पत्र को पढ़कर माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। यानी जो माँ ने पत्र लिखकर भेजा था उस पत्र में बहुत भावनाएं थीं। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी ये अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें भावुकता होती है, उनमें भावनाओं का समावेश होता है। औपचारिक पत्र में तो सीधा तथ्य होता है, अपनी बात होती है, समस्या होती है, उसका समाधान के लिए आपने बात कर ली है। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में आप अपनी भावों का पुट दे सकते हैं। तो मीनू ने उन्हें बिठाया और आने का कारण पूछा। सॉरी, यहाँ एक लाइन छूट गई थी, मैं इसको दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। पत्र को पढ़कर माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। उसी समय नीलिमा के पति सुरेंद्र उससे मिलने आए। मीनू ने उन्हें बिठाया और आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि नीलिमा के बेटा हुआ है, परसों उसका नामकरण है, संस्कार है, अतः आपको ज़रूर आना है। देखिए अब यहाँ पर बात क्या है कि जो नीलिमा उसकी सहेली है, प्रिय सहेली है, तो उसके पति आए थे मिलने और उन्होंने कहा कि भाई उसको बेटा हुआ है नीलिमा को,
और इसलिए उसका नामकरण संस्कार होना है तो आप ज़रूर आइएगा। उनको इसलिए भी बुलाया गया था क्योंकि वो एक ख़ास सहेली थी और निकट थी, यानी मेरठ में ही नीलिमा की शादी हो गई, मेरठ में ही मीनू, तो वो निकट थी यानी पास में थी, तो इसलिए उसको बुलाना बनता भी था। यह कहकर उन्होंने एक निमंत्रण पत्र मीनू को दिया। सुरेंद्र जी चले गए तो कार्ड को देखते हुए मीनू ने सोचा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है। जिस दिन नामकरण संस्कार था उस दिन मीनू कॉलेज से छुट्टी लेकर नीलिमा के यहाँ पहुँची। रास्ते में उसने उपहार लिया। नीलिमा ने माँ बनने के सारे अनुभव मीनू को सुनाए। जब वो वहाँ पहुँच गई तो उसने सारे अनुभव अपने शेयर किए। जब भी बात कर रही थी तो सुरेंद्र जी ने अपने मित्रों के साथ कमरे में प्रवेश किया। मित्रों में अमित भी था। अमित को देखकर मीनू चकित हुई। सबके चले जाने के बाद नीलिमा ने मीनू को बताया कि उसके पति का मित्र अमित जो मुझसे बात कर रहा था उसका रिश्ता टूट गया है। मीनू ने कहा लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे तभी रिश्ता टूटा है। देखिए है क्या कि वहाँ पर सुरेंद्र जी मिल गए और सुरेंद्र जी के साथ अमित भी था। तो अमित को देख करके मीनू को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर जब वो चला गया अमित या यहाँ वहाँ कहीं चला गया होगा साथ में, तो नीलिमा ने बता दिया मीनू को कि भाई ये जो अमित है ना इसका रिश्ता टूट गया है। तो मीनू ने भी बात बना कर बोल दी क्योंकि अभी तक उसने कोई बात श्योर नहीं की थी। भाई नीलिमा को उसने ये तो बताया था कि लड़का मेरठ का है लेकिन ये नहीं बताया था कि यही है। तो उसने कहा भाई लड़की वालों ने कुछ ऐसा कह दिया होगा वरना रिश्ता आसानी से तो टूटता नहीं है। नीलिमा ने बताया कि वे अपनी लड़की के लिए अलग फ्लैट देना चाहते थे और अपनी लड़की को सास ससुर से अलग रखना चाहते थे। अमित उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। वह अपने माता पिता के सामने कुछ ना बोल सके। मीनू चुपचाप सुनती रही। नीलिमा ने फिर कहा कि मीरापुर में जो लड़की अमित ने देखी थी वह उन्हें पसंद थी। उस लड़की से शादी भी करना चाहते थे। वह अपने माता पिता के सामने कुछ ना बोल सके। मीनू ने चुपचाप सुनती रही। नीलिमा ने फिर कहा मीरापुर में जो लड़की अमित ने देखी थी वह उन्हें बहुत पसंद थी। वे तो आज भी उस लड़की को चाहते हैं। अब मीनू को अमित की बातें बुरी नहीं लग रही थी। देखिए यहाँ पर बात जो है, मीनू अमित से इतनी नफ़रत इसलिए भी करती थी क्योंकि वो अमित को भी दोषी मान रही थी इस रिश्ते के टूटने का। क्योंकि उसने ये समझा कि भाई दहेज के कारण ही इन लोगों ने शादी तोड़ दी है, रुपयों पैसों के कारण। क्योंकि वहाँ सेठ धनीमल ने बोला था कि हम 5 लाख रुपए देंगे और यहाँ इनकी ऐसी कोई बात नहीं थी। ये 5 लाख रुपए क्यों देने वाले थे भाई? तो वो इसलिए वो उससे नफ़रत करती थी। और जब आशा के रिश्ते की बात का प्रस्ताव आया तब भी उसने यही समझा कि शायद अमित जो है अमित का मन ऐसा बदला होगा कुछ। लेकिन वो इन बातों को भी बुरा नहीं मानती। वो कहती चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहन का रिश्ता हो जाए तब भी ठीक है। लेकिन जब बाद में उनके पिताजी मायाराम जी के पास जाते हैं, यानी दयाराम जी जब मायाराम जी के पास जाते हैं ये इस बात की हामी भरने कि हाँ ठीक है हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप हमारी छोटी बेटी से भी रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ तो भाई सेठ धनीमल जी पहले से ही अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर बैठे हुए हैं। तो ये सब जान करके उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इस बात को जानने के बाद फिर मीनू के मन में अमित के प्रति नफ़रत की भावना भर जाती है। अब जानते हैं इसका जो अगला भाग है, इसी में देखिए ये अभी क्या है ना कि अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद भी कुछ गद्यांश है। तो उस गद्यांश को आप देख लीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब हम इसको समझते हैं। शाम होती ही मेहमान आने लगे और आशीर्वाद देने लगे। इस कार्यक्रम में रात के 9 बज गए थे। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी मीनू को हॉस्टल तक छोड़ने भी आए। कार से फुर्सत पाकर यानी फ्री हो गई, जब वो आराम से सारे काम का उसने निपटान कर लिया, तब अमित नीलिमा के पास आया और मीनू के बारे में बात करने लगा। अब जब मीनू चली गई, आपको मालूम है मीनू को छोड़ने सुरेंद्र जी गए हॉस्टल तक, तो यहाँ पर अमित ने थोड़ी सा ये जान लिया कि हाँ भाई नीलिमा बात कर सकती, तो वो गए और बातें करने लगे। नीलिमा ने उससे बताया कि मीनू मेरठ में ही हॉस्टल में रहकर वकालत पढ़ रही है। उसने ये भी बताया कि 1.5 साल पहले मेरठ के ही किसी लड़के ने उसका रिश्ता नामंजूर कर दिया था।
ये सुनकर अमित को आत्मग्लानि हुई, यानी उसे गिल्टी फील हुआ। लेकिन उसने नीलिमा को कुछ नहीं बताया। उसने नीलिमा को ये नहीं बताया कि वही मीनू है। वह आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते पर उसके मस्तिष्क में मीनू का भोला चेहरा घूमता रहा। तो ये भाग 17 था। इस भाग 17 में बस इतनी ही कहानी है। इसमें मीनू के बेटे का नामकरण संस्कार होना होता है, बस इसमें इतना ही बताया गया है। और वहाँ पर पुनः अमित की भेंट हो जाती है। इसके बाद की जो कहानी है मैं आप लोगों को कल अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।